जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का माई ज्ञानपुर यूट्यूब फैमिली में। और बताइए कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। भैया अब एग्जाम जो है बिल्कुल सर पे आ गया है। और आई होप कि इधर आप लोग का जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी फेस्टिवल हैं, उनका सेलिब्रेशन लगभग अब खत्म के कगार पर ही है। बस वही छठ वगैरह सब बचा है, तो जल्दी से मुक्त होकर के अब आप लोग अपने पढ़ाई पर समुचित रूप से निर्भर हो जाइए, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है। यूपी बोर्ड के एग्जाम बिल्कुल अब सर पर आ गए हैं, और उसके हिसाब से आप लोग अपनी पढ़ाई को अब ज़्यादा स्पीड में करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए, आज का जो मुकदमा है हमारा, वो किसका है? सामाजिक विज्ञान का है। सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान की जो दायित्व लिया है, मैंने अपने सिर पर लिया है कि इसको मैं पूरा कराऊंगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से बिना मतलब बिना आपको बोर हुए मैं ऐसा पढ़ाऊंगा। देखिए, इसके लिए मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि इस चीज़ों को नोट मत कीजिएगा। बस वो आप जो आपको जरूरी लगे, जो लगे हाँ इसको नोट कर लेना चाहिए, बस वही कीजिए। कान में लीड लगाइए और वीडियो को कई बार देखिए और सुनते जाइए। ठीक, और एज इट इज जाके एग्जाम में छाप दीजिए। बस क्या कीजिएगा, आप लोग उसमें हाईलाइट चीजों को हाईलाइट कीजिए। जैसे भी कोई भी हेडिंग हो, कोई भी ऐसा पोर्शन हो, तो उसको हाईलाइट कीजिए। एग्जामिनर की आंखों में वो दिखाई देना चाहिए कि हाँ, इस बच्चे ने बहुत ही होशियारी और अपने विवेक से आंसर दिया है। चीजों को हाईलाइट करना सीखिए। एग्जामिनर के नज़र में आइए आपकी, हाँ मैंने सही लिखा है। आगे अगर थोड़ी बहुत गलती होती है तो चल जाएगा, लेकिन चीज़ों को हाईलाइट कीजिए। ठीक, पेज का पेन का चेंज करके लिखिए। बस यही सब चीज़ें जो है एग्जाम में ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान में आज हम लोग देखेंगे संसाधन और विकास। वो छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज़्यादा है नहीं, लेकिन नंबर ज़्यादा दे रहे हैं आप लोग को। इस इकाई से आप लोग के 9 नंबर का बताइए। 9 नंबर बहुत अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखता है। 9 नंबर का पूछेगा चैप्टर से। ठीक, तो आज का जो है लेक्चर 1 है, पहला लेक्चर है। में ऐसा मैं पढ़ाऊंगा जैसा लिखा भी है कि सब कुछ क्लास में ही याद हो जाएगा। बस मेरी बात समझिएगा कि कान में लीड लगाइएगा और वीडियो को बार बार देखिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, तीसरी बार में तो याद हो ही जाए। ठीक, तो ज्ञानपुर चैनल का नाम है माई ज्ञानपुर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। वीडियो जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर कीजिए। चलिए, माता सरस्वती का नाम लेकर के हम लोग अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं, क्योंकि इन्हीं के भरोसे पूरी दुनिया चल रही है। पूरी सृष्टि के आधार पर भारत जगत गुरु कहलाता है, इन्हीं के आधार पर। ठीक, तो चलिए अपने पहले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, संसाधन। संसाधन कहते किसे हैं? देखिए, आपने 3 इडियट फिल्म देखा है ना, उसमें वो जो रेंचो जो होता है, तो एग्जाम्पल देता है कि मशीन क्या है। तो बताता है ना कि एवरीथिंग हु रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स, यानी कि हर वो काम जो मनुष्य का टाइम बचाए उसे मशीन कहते हैं। वही यहाँ पर भी है। हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में हमारी सहायता करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। हर वो चीज जो मनुष्य का काम आसान कर दे, जो मनुष्य को जीवन जिंदगी जीने में जो के साथ सहभागी हो, उसे ही संसाधन कहते हैं। बोलता है ना, एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन अप डाउन करता है ना, तो वो मशीन का परिभाषा देता है, जो प्रोफेसर को समझ में नहीं आती है, लेकिन वो सही बोल रहा होता है 3 इडियट फिल्म में। ठीक, तो यहाँ पे संसाधन उसे कहते हैं जो पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य के कार्य को पूर्ण करने में उसकी सहायता करे, संसाधन कहलाती है। जैसे कि मिट्टी, हवा, पानी, प्रकाश, पेड़ पौधे, ये जितनी भी चीजें हैं मनुष्य को जीवन देने के लिए होनी ही चाहिए। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। ठीक, तो ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य को यानी कि जीवन जीने में सहायता करती हैं, से संसाधन कहते हैं। मिट्टी जरूरी नहीं है, हवा तो जरूरी है, पानी भी जरूरी है। सभी सभी चीजें संसाधन कहलाती है। इनके रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन इनको कहेंगे संसाधन ही। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन 5-6 प्रकार के। देखिए, उसमें तो सिलेबस में तो 10-12 दिखा रहा है, लेकिन नहीं, उतना जाना नहीं है। बस जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी है उनको बस पढ़िए। ठीक, एक्स्ट्रा में कभी मत जाइए। देखिए, पहला जो है जैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन भी कई प्रकार के होते हैं। जैव संसाधन उसे कहते हैं जो हमें जीवित चीजों से प्राप्त होता है। प्राणी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े,
ये सभी जीवित जितने भी जैव संसाधन हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। अब ये बताइए दोनों जीव है कि नहीं, ये भी सजीव है ये भी सजीव है कि नहीं, से ही संसाधन करते हैं कहते हैं। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिस जो हमें वे संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। ये बताइए यहाँ पे एल्यूमिनियम है, स्टील है, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, कॉपर है, जिंदगी होता है, ये सभी निर्जीव होते हैं ना, लेकिन आदमी की सहायता तो करते हैं जिंदगी जीने में ना, तो उसे ही अजैव संसाधन कहते हैं। जिनमें जिंदगी नहीं होती, जो निर्जीव होते हैं लेकिन फिर भी आदमी की सहायता करते हैं, उसे कहते हैं अजैव संसाधन। और जो जीते रहते हुए मनुष्य की सहायता करते हैं, उसको जिंदगी देते हैं, उसे जैव संसाधन कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, वे संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद हम पुनः उनको उपयोग में ला सकें। कोई चीज है, उसका उपयोग एक बार कर लिया, उसको रख दिया, वापस आए फिर से इसका उपयोग अगर कर रहे हैं तो वो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ठीक, वायु, जैसे वायु, ये बताइए हवा को आप एक बार सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ देते हैं तो क्या वो खराब हो जाता है? नहीं, खराब नहीं होता है। उसको पेड़ अपने पास लेता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेट में, और लेने के बाद फिर से उसको मतलब सही करके वापस वो देता है इंसान को दोबारा सांस लेने के लिए। इसका मतलब वो ये हुआ कि जो भी चीज हम एक बार उपयोग करके पुनः उसको अगर उपयोग कर लें तो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। और उसका उल्टा होता है अनवीकरणीय, यानी कि एक बार जिसका उपयोग करके फेंक दें तो दोबारा उपयोग ना कर सकें, वो होता है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक, जैसे कि खनिज हो गया, धातु हो गया, सोने का, सिल्वर का, ब्रॉन्ज, मेटल कोई भी हो, अगर उसका उपयोग आपने एक बार कर लिया दोबारा कहीं कहीं भी उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन वायु हो गया, आग हो गया, पानी हो गया, का उपयोग हम कई प्रकार से कर दोबारा अपने फॉर्मेट में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जिन पर किसी निजी मनुष्य का स्वामित्व हो, जिस पर मेरा अधिकार हो, एक आदमी का अधिकार होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन या फिर निजी संसाधन। ये बताइए कोई एक घर है तो घर पर किसी आदमी का ही हक होता है ना, पूरे गांव का नहीं ना हक होता है, किसी एक आदमी का होता है, वही व्यक्तिगत संसाधन होता है। आपकी खुद की जो जमीन है 10 कट्ठा, 12 बीघा, 1 बीघा, जितने भी है, आपका अधिकार है, वो आपका निजी खेत है, उसे ही व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। और संसाधन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो मनुष्य को जिंदगी जीने में सहायता करता है। कौन? जमीन, घर, खुद के जेवर, खुद का जो जेवर हो गया, क्या होता है? खुद का जो जेवर होता है वो व्यक्तिगत संसाधन होता है, किसी गांव भर के लिए नहीं होता है जेवर, एक आदमी के लिए होता है, वो व्यक्तिगत हो जाता है। अब देखिए सामुदायिक संसाधन क्या होता है? वह संसाधन जो एक से अधिक लोगों के यूज में आता है। वे संसाधन जिनका उपयोग एक समुदाय यानी कि एक से अधिक लोग जब उपयोग करते हैं तो उसे ही सामुदायिक संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए सुलभ शौचालय। कहीं भी सिटी वगैरह में परीक्षा देने जाएंगे जब कहीं भी, वहाँ पे स्टेशन या रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसे सुलभ शौचालय, या फिर बड़ा गांव होता है तो उसमें गांव के बीचों बीच भी बना होता है सुलभ शौचालय, तो गांव के लोग शौच करने जाते हैं ताकि बाहर गंदगी न फैले, के लिए उसे क्या कहते हैं? सुलभ शौचालय। और ये सामुदायिक संसाधन होता है जिसको बहुत सारे लोग, पर किसी एक आदमी का हक नहीं। ठीक, आगे जो है देखिए एजेंडा 21 क्या है? ये सब चीजें ऐसी चीजें है ना, इनको अगर एग्जाम में आप लिख रहे हैं हाईलाइट करके, एग्जामिनर खुश होता है और आपको नंबर देता है अच्छे का। सब चीजों आप लिखनी चाहिए। एजेंडा 21 क्या है? 1992 में ब्राजील शहर रियो में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, देखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में एजेंडा 21 को पारित किया गया था। ठीक, एजेंडा 21 को पारित किया गया था जिसका उद्देश्य क्या था? मानव संसाधनों के अभाव में किसी मानव की रोगों, मरी या महामारी से मृत्यु ना हो। इसका मतलब क्या है? तो ब्राजील का जो शहर है डी जेनेरा में
एजेंडा 21 पारित किया गया था, कब? 1992 में। तो ये कहा गया था कि जितने भी संसाधन है उसकी कमी से मानव की मृत्यु, और संसाधन की कमी होने से क्या होगा? आपको रोग पकड़ेगा, भुखमरी होगा, एक एक दाने के लिए आप तरस जाएंगे। तो संसाधन ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आपका पेट भरेगा? तो उसकी कमी से किसी क्यों ना हो किसी आदमी को, इसीलिए एजेंडा 21 पारित किया गया था। कहाँ? ब्राजील में। कब? 1992 में। ये जो है ना, ये एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक, इसका हेड क्वार्टर पूछता है कि यहाँ पे एजेंडा 21 यही है लोगो। एनईपी का जो हेड क्वार्टर जो है कहाँ पर है? नौरेबी कन्या में। कहाँ है इसका हेड क्वार्टर? केन्या एक देश है, वहां पे इसका हेड क्वार्टर है। किसका? यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में भूमि, भारत का जो लैंड भी है, मतलब किस प्रकार की खेती होती है, कौन सी मिट्टी पाए जाते हैं, कौन सी फसल उगाई जाती है, ये भी सब आपके संसाधन में आएगी। अगर भूमि संसाधन में आ रही है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सभी संसाधन में गिनी। कि भारत में भूमि कैसी है? भारत में 43% है पर खेती की। देखिए एक चित्र मैंने आगे लिया है इसमें। देखिए यहाँ पे लिखा है भारत का ये जो पोर्शन है आप लोग देख चित्र में, ये है उत्तर का पर्वतीय मतलब इतने पोर्शन में केवल पर्वत ही पर्वत है। अगर भारत को हम लोग डिवाइड करें कितने भागों में बटा है? चार। उत्तर के पर्वतीय, फिर विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत और तटीय मैदान। भारत को इन्हीं चार कोष में डिवाइड किया गया है बस। तो पहला जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर हिमालय, सब हिमालय क्षेत्र वाली सब यहीं पर आती हैं। तो ऊपर पूरा पहाड़ है। यहाँ पर टोटल क्या है आपका? ये विशाल मैदान है जहाँ पर आपकी खेती वगैरह की जाती है, रेगिस्तान सब आते हैं। यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ पे। और ये जितने भी किनारे किनारे की ये जो पोर्शन है, ये आपके तटीय कोस्ट है, मतलब समुद्र के किनारे बसे हुए लैंड है, मतलब। ठीक, तो वही बताया गया है कि भारत के लगभग 43% भूमि पर कृषि की जाती है। कितने? 43% पर। लगभग 30% पर पर्वत है। तो जो देख रहे हैं तो ऊपर वाला हिस्सा जिसमें 12 मासी नदियां, गोमती सभी बहती हैं। ठीक, 27% हिस्से पर पठार है। पठार किसे कहते हैं? 27% हिस्से पर पठार हैं, जिनमें खनिज धातु और लवण पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं खनिज धातु और लवण? पठार में। जमीन से ऊपर उठे हुए भाग को ही पठार कहते हैं। ठीक, समतल से ऊपर उठे हुए भाग होता है उसे हम लोग पठार कहते हैं। यहाँ पे आई होप कि चित्र में आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। ऊपर का जितने भी पोर्शन है लिखा भी है इसमें, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। और यहाँ पर ये जितने भी हैं, यहाँ तक गया सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, सभी क्या है आपके उत्तर का विशाल मैदान है। इसी में खेती वगैरह होती है। प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पर दक्कन का पठार है, यहीं से सब कुछ निकलता है आपका। वो खनिज तत्व, लवण, ड्रग सब यहीं से निकलते हैं। ये तटीय कोस्ट है, यहाँ समुद्र के किनारे। यहाँ पर क्या है? अरब सागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। तो यही सब है, भारत को इन्हीं कोस्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में भूमि निम्नीकरण के कारण, भारत में जो भूमि क्षति हो रही है वो किस कारण हो रही है? भारत में भूमि घट क्यों रही है? भारत में खेती करने के लिए जमीन क्यों नहीं बच रही है? भारत में लोगों के रहने के लिए जगह क्यों कम पड़ रहा है? उसके यही चार कारण है मुख्य। देखिए, पहला तो है आपका खनन। जमीन को खनने में भारत की सबसे ज्यादा दिक्कत तो यही है भैया, अतिक्रमण होता जा रहा है, बुलडोजर जहाँ के तहाँ चलते जा रहे हैं। इसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण, अर्थात भूमि घटती जा रही है रहने के लिए। खेती के लिए जमीन नहीं बच रही, रहने के लिए जमीन नहीं बच रही। दूसरा है आपका वन कटाव। देखिए यहाँ पर वन काटे जा रहे हैं। जब वन काटेंगे तो भैया मृदा अपरदन तो होगा ही ना। मृदा अपरदन में क्या होता है? जितने भी वन होते हैं वो सभी मिट्टियों को जकड़ के रखते हैं, मिट्टी को बहने नहीं देते हैं, मिट्टी को कहीं गिरने नहीं देते हैं। जब आप लोग पेड़ ही काट देंगे तो कौन पकड़ेगा मिट्टी?
ये तो खत्म ही हो जाएगी। तो देखिए पहला है खनन, देखिए यहाँ पे जिस तरह से खदाई भी हो रही है, यहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, यहाँ पे प्रदूषण हो रहा है, और यहाँ पे अति सिंचाई, यानी कि जब खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी भर जाएगा, भैया मिट्टी यहाँ के यहाँ बह के चली जाएगी, जिस वजह से जो वातावरण होता है वो अनबैलेंस्ड होता है, इस वजह से मृदा क्षरण होता है। और आप लोग कहेंगे प्रदूषण से, भैया देखिए आप लोगों ने इस समय एक हाल ही में एक न्यूज सुना होगा, दुबई में बाढ़ आ गया। तो है नहीं, वहां पर रेगिस्तान है, तो बारिश कैसे हो? वहां पर वहां के लोगों ने एक वर्षा की थी, अम्लीय वर्षा, H2SO4, H2SO4 की जब वहां पर अम्लीय वर्षा हुई थी तो इतना ज्यादा हो गया सिल्वर आयोडाइड मिला करके कि वहां पे बाढ़ आ गया। और आयोडाइड एक ऐसा, मतलब आप कह सकते हैं ऐसा धातु है जिस वजह से हम लोग कृत्रिम वर्षा कर सकते हैं। बारिश नहीं आ रहा है फिर भी हम लोग बारिश कर सकते हैं, और आयोडाइड ऐसा तत्व। तो वही में बाढ़ क्यों आया था? वहाँ पर सिल्वर आयोडाइड अधिकता में मिला करके वहां पर जबरदस्ती वर्षा की गई, जिसके कारण बाढ़ आ गया। वही में कभी बाढ़ आएगा? वहां पर केवल रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, पानी कहीं और से जाता है पीने के, बाढ़ कैसे आती? जब आप लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, भैया वो भी आप लोग के साथ खिलवाड़ करेगी। देखिए पहला है खनन, मृदा क्यों, भूमि क्यों घटती जा रही है? पहला है खुदाई, दूसरा है पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तीसरा है आपका प्रदूषण, और चौथा है ज्यादा से ज्यादा खेतों में पानी भर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मृदा घटती जा रही है, लोगों के रहने के लिए जमीन संसाधन कम पड़ रहे हैं। ठीक। तो देखिए अब ये जो धुआं जो ऊपर उठ रहा है, ऊपर जाएगा तो अम्लीय वर्षा ही तो करेगा ना, जो भाप बनाएगा वो नेचुरल पानी तो आएगा नहीं। गैस धुएं, पता नहीं कौन कौन सी गैस यहाँ से निकल रही है, गैस से वो आपके वातावरण को कवर करेगा और बारिश करेगा। बारिश किसकी करेगा? H2SO4। तो क्या होता है, एक अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। अब जब अम्ल आपके शरीर पर गिरेगा तो क्या हाल करेगा? उसी तरह जब अम्ल भूमि पर गिरेगा तो भूमि का क्षरण करेगा ना। यही इसके पीछे का फंडा है। प्रदूषण भी है, पेड़ काट रहे हैं, खनन कर रहे हैं, ज्यादा पानी भर रहे हैं, तो भूमि कहाँ से बचे? ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं भारतीय मिट्टी। भारतीय मिट्टी कितने प्रकार की होती है? देखिए नॉर्मली कहें तो भारतीय मिट्टी 6 प्रकार की होती है, लेकिन आप मरुस्थली और वन और लेटराइट और इन सभी को मिला करके 8 कर देते हैं, लेकिन पढ़ना बस 6 ही है आप लोग को। ठीक। पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। क्या है? जलोढ़ मिट्टी। नाम से स्पष्ट हो रहा है, जलोढ़ यानी कि जल का कुछ पोर्शन। जो मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है, नदियों द्वारा बहा कर जो अवसाद लाए जाते हैं, ये ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब नदी द्वारा लाई जा रही है तो नदियों किनारे ही अक्सर ये मिट्टी पाई जाएगी। नदी बहती आ रही है, उससे जो मिट्टी आकर के जो ढेर लग जाता है ना, उसे ही जलोढ़ मिट्टी। यह भारत में 45% पाई जाती है, सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण होता है, अब मैंने बताया ना, नदियों द्वारा इसका निर्माण होता है। इसमें पोटास सबसे ज्यादा पाया जाता है, पोटास सबसे ज्यादा पाया जाता है। और पोटास सबसे ज्यादा पाए जाने के कारण आपका चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार बहुत ज्यादा होता है। चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार के उत्पादन के लिए आपको पोटास उसमें डालना ही पड़ेगा। देखा भी होगा आप लोगों ने अपने घर में, क्या के साथ मिलाकर अक्सर डाला जाता है ठीक। तो चावल, गेहूं, मक्का और ज्वार के साथ जब पोटास मिलाकर डाला जाता है तो वो पोटास किसमें पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। देखिए जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पहली होती है खादर और एक होती है बांगर। खादर जलोढ़ मिट्टी, बांगर जलोढ़ मिट्टी। खादर जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? खादर जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? खादर जलोढ़ मिट्टी नई मिट्टी को कहते हैं। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी को ही खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक। खादर। और बांगर किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक। देखिए यहाँ पर मिट्टी लिखा भी है, मिट्टी देख भी रहे हैं आपको, आप लोग के खेतों में अक्सर यही मिट्टी पाई जाती होगी, देख सकते हैं ज्यादातर क्षेत्रों में
गांव में, कस्बों में, शहरों में, खेतों में यही मिट्टी पाई। अगली मिट्टी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है काली मिट्टी। ठीक। काली मिट्टी, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है देख सकते हैं आप लोग चित्र में भी। आदमी ने हाथ में रखा हुआ है, हाथों में काली मिट्टी। देखिए इसका रंग काला होता है। इसमें काला रंग क्यों होता है? इसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा पाया जाता है, और ह्यूमस ज्यादा पाए जाने के कारण इसमें पानी सोखने की क्षमता होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब जब बताइए जो मिट्टी अपने आप जो पानी सोख लेगी, सोखने की जरूरत है, तो ढील ढाल अपने आप रहेगी। कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी, इस मिट्टी को काली मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पानी बहुत ज्यादा अपने अंदर सोखती है, सूखे के कारण हमेशा गीली। और इस काली मिट्टी पर कपास की जो खेती होती है, कपास की जो खेती होती है बहुत ही अच्छी होती है। पर काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? उसमें ह्यूमस की जो मात्रा होती है। ह्यूमस क्या होता है? तो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। उपजाऊ क्या बनाता है? पानी को सोखने की क्षमता है। सबसे ज्यादा किसमें होती है? काली मिट्टी। ये हम लोग कछारी मिट्टी भी कहते हैं। कछारी मिट्टी क्यों कहते हैं भैया? कछार एरिया से आती है। आप लोग के जिधर भी क्षेत्र में ज्यादा पानी लगेगा उसे हम लोग कछार एरिया। तो कछार मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक। ये कछारी मिट्टी का। मूंगफली हो गया, और भी चना हो गया, कपास हो गया, तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होता है इससे। ठीक। तो चलिए अगली जो मिट्टी है काली या लाल या पीली मिट्टी। लाल या पीली मिट्टी कहते हैं, सकते हैं कैसा? लोहे की कणों की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। लोहे की कणों की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल और पीली मिट्टी अलग नहीं होती है। लाल को ही पीली मिट्टी कहते हैं, पीली को ही लाल मिट्टी कहते हैं। जब लाल मिट्टी में पानी मिल जाता है ना, का रंग पीला हो जाता है। इसके कारण तब उसे हम लोग पीली मिट्टी। ठीक। देखिए लिखा भी है, जब इसमें पानी मिल जाता है तो इसका रंग पीला हो जाता है, जिसके कारण इसे पीली मिट्टी। काली रंग तो पीला बन रहा है ना, अलग कैसे रख सकते हैं? तो लाल और पीली मिट्टी दोनों एक ही होती है। जब लाल मिट्टी में पानी मिला देंगे तो पीला हो जाएगा, जब पीला सूखेगा तो लाल हो जाएगा। तो दोनों एक ही होते हैं। ठीक। यहाँ पे देखिए लाल मिट्टी कैसी होती है ना, बहुत अच्छी मिट्टी होती है ये। है सर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलाकों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। पीली जो है मिट्टी तो है, लेकिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए मरुस्थली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? मरुस्थल में पाई जाएगी। पहाड़ी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? पहाड़ों में पाई जाएगी। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? लेटेराइट की मिट्टी का जो रंग होता है का भूरा, मेजेंटा कलर कह सकते हैं आप लोग का, दाल में ही होता है। और ये काजू की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा श्रेयस्कर मानी। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा अच्छी है? लेटेराइट मिट्टी। ठीक। अगला जो है हमारा जो जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी जो पोर्शन है वो है मृदा अपर्दन। क्या है? मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन किसे कहते हैं? देखिए जब भी कोई भी भूमि हो गया, वो अपने मुख्य स्थान से खिसक कर जब कहीं और उसका प्रस्थान हो जाता है, या फिर नदियों द्वारा जब उसका कटाव शुरू हो जाता है, मिट्टी अपने स्थान पर न रख के कट कर कहीं और चली जाती है, हम लोग मृदा का अपर्दन करते हैं। और ये बहुत ही खराब घटना होती है भैया, बता देना है मृदा अपर्दन। ये बताइए आप, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, आप किसी अन्य व्यक्ति का अगर खेत में काम करते करते कर उसका अगर मेड़ है, अगर उसको काट देंगे तो भैया वो झगड़ा की वजह होती है ना, वही ये कारण होती है विनाश की वजह। जब भी कोई भी नदी या फिर किसी वैसी स्थिति जहाँ पर मिट्टी कट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो ये हम लोग मृदा अपर्दन। यहाँ की मिट्टी उठ के वहां पर चली गई। और मृदा अपर्दन केवल पानी के द्वारा ही नहीं होता, रेगिस्तानों में भी होता है हवा के द्वारा। इतना ऊंचा टीला रहता है रेगिस्तान में, लेकिन जब हवा बहेगा ना तो इस टीले को उड़ा करके वहां लेके चला जाएगा। तो उसे भी हम लोग मृदा अपर्दन यही कहेंगे। जब भी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, इसे हम लोग मृदा अपर्दन कहते हैं। ठीक। तो आप लोग ये सोचेंगे कि मृदा अपर्दन से बचने का मतलब रास्ता क्या है?
देखिए मृदा अपरदन से बचने का रास्ता क्या है। पहला है आपका वृक्ष कटाव को रोकना। वृक्ष कटाव को रोकना, जितने भी वृक्ष कट रहे हैं उनको रोका जाए। या मृदा अपरदन बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वृक्ष कटाव को हमें रोक। दूसरा है वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण करना, ज्यादा से ज्यादा पौधों को हमें लगाना होगा। इस वजह से पौधे जो होते हैं, देखिए पौधे क्या करते हैं, अगर आप लोग पेड़ काटेंगे तो पौधे कट जाएंगे, लेकिन पौधे करते क्या है, मिट्टियों को जकड़ के रखते हैं, अपनी जड़ों से बांध करके कहीं जाने नहीं देते। लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो मिट्टी कौन पकड़ेगा। मिट्टियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो जानी ही है। उससे ही हम लोग मृदा अपरदन करते हैं, और मृदा अपरदन से बचने का एक ही कारण है, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाए। तीसरा है आपका प्रदूषण कम करना। प्रदूषण कम करना, प्रदूषण ज्यादा होने से आपके पेड़ क्षति होंगे। पेड़ क्षति होंगे तो मतलब भैया जब पेड़ ही नहीं रहेंगे कौन पकड़ेगा मिट्टी। मृदा अपरदन तो होना ही है, ठीक। तो यहाँ तक जितने भी मैंने आप लोगों को पोर्शन पढ़ाया वो था आपका संसाधन और विकास। भारत में कैसे संसाधन हो, कैसे विकास होंगे, यही थे। बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें। अगर आप लोग इतना चीजें लिख दे रहे हैं एग्जाम में ना, एग्जामिनर कभी भी आप लोग को छोड़ के नहीं जाएगा, अब उसको नंबर देना ही पड़ेगा, फुल मार्क्स देना पड़ेगा। एक भी चीजें आप लोग पेज नहीं भर रहे हैं, जो भी चीजें आप सत्य है वो सभी चीजों को लिख रहे हैं, ठीक। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो आए तो बता, आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, आइकन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई ज्ञान का भी आप, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि ये सिर्फ आप तक ही ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी ये वीडियो भेजने का काम है आप लोग का। देखिए इसके बाद जो हिंदी जो पोर्शन है, उसमें मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के लिए राइटिंग जो लेटर होता है ना वो करा दूँ। उसमें शैली कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या भरना है आप लोग, मैंने क्या अप्रोच इस्तेमाल किया था, अन्य लोग क्या करते हैं, वो लोग फुल मार्क्स पाते हैं। सभी चीज़ों का आप लोग एग्जाम में ध्यान रखेंगे, वैसे हम लोग बता देंगे आप लोग को कैसे कर। पर सबसे ज़्यादा निबंध याद करना है, कौन सा निबंध सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, रिपीटेड जो निबंध होते हैं। तो ध्यान रखिए, अगले वीडियो, बाय।